बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम लेक्चर 34 के अंदर चैप्टर 3 का जो टॉपिक हमने पढ़ा था 3.7 काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, उसमें हमारे पास दो फार्मूलाज आए थे, एक प्रेशर का और एक रूट मीन स्क्वायर का। आपको उन फार्मूलाज की डेरिवेशन का नहीं बताया गया था। अगर आप चाह रहे हैं कि उसकी डेरिवेशन आपको मिले तो आज का लेक्चर इसी चीज़ पर है। और आपको ये मैं बात बता दूं कि आपको ये मुकम्मल डेरिवेशन इतने ईजी तरीके से और मुकम्मल हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप कोई भी लेक्चर नहीं प्रोवाइड करेगा, कोई भी टीचर नहीं प्रोवाइड करेगा। तो अगर आप लेना चाह रहे हैं इसको, बिल्कुल सही जगह सही वीडियो पर आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास सपोज एक कंटेनर है, उसकी वॉल्स हैं, साइड्स वॉल्स हैं, और हर वॉल की लेंथ है आपके पास L। अप साइड, डाउन साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, ईच एंड एवरी साइड हैव अ लेंथ ऑफ L। उसके ऊपर आपके पास तीन चीज़ें इसके अंदर कांस्टेंट है। ना तो आपने मोल्स ऑफ द गैस को चेंज किया, ना आपने टेम्परेचर को चेंज किया, ना आपने वॉल्यूम को चेंज किया इस कंटेनर के अंदर जो गैस मौजूद है उसके। तो ये तीनों चीज़ें आपके पास हैं कांस्टेंट। अब आपके पास इसके अंदर बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल्स होंगे, लेकिन हम लोग ताकि हमारे पास डेरिवेशन ईजी रहे, हम पहले एक मॉलिक्यूल को स्टडी करेंगे। सपोज ये आपके पास है एक मॉलिक्यूल गैस का, जो मैंने एक स्फीयर से जो है वो रिप्रेजेंट किया है। इस गैस मॉलिक्यूल का, ये जो गैस मॉलिक्यूल है इसका मास है m, इसका प्रेशर है P, और इसका वेलोसिटी इसकी जो है वो है v। अब ये जो स्फीयर है ये इस वॉल की तरफ मूव कर रहा है। सपोज हम x डायरेक्शन यानी कि फर्स्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक डायरेक्शन में स्टडी कर रहे हैं एक ही मॉलिक्यूल को। हमने दोनों यानी y और z एक्सिस जो दो और डायरेक्शंस हैं उनको स्टडी अभी नहीं किया, और ना ही हमने सारे मॉलिक्यूल्स को स्टडी किया। हम सिर्फ वन गैस मॉलिक्यूल को अभी स्टडी कर रहे हैं। तो वो जो वन गैस मॉलिक्यूल है, सपोज वो इधर वाली वॉल की तरफ मूव कर रहा है और वो इधर मूव करते करते जाकर इससे किया है कोलाइड। अब इसको स्टडी करते हुए हम लोग कोलिजन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स यानी कि गैस मॉलिक्यूल्स की आपस की कोलिजन को नहीं स्टडी कर रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ उसकी कंटेनर यानी वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ जो उसकी कोलिजन की वजह से प्रेशर वगैरह क्रिएट हो रहा है या उसकी जो वेलोसिटी है गैस की, उसको स्टडी करेंगे। तो ये इधर को जाता हुआ मूव कर रहा है, तो इसका इधर को जाते हुए मास यानी इनिशियली अभी ये मॉलिक्यूल इधर से इधर को आया। जब ये इधर से इधर को आया तो इस टाइम इसका मास क्या है, इसका मास है m, और इसके पास जो वेलोसिटी है यानी कि जिस मूवमेंट कर रहा है ये जिस वेलोसिटी के साथ, वो है vx, इधर को मूव कर रहा है। जब ये इस वॉल्स के ऊपर जाके कोलाइड किया तो इस वॉल पे उसने एक्सर्ट किया प्रेशर P। आपको पता है ना कि क्या होता है, फोर्स जो लगाई उसने, और इस एरिया में जितनी फोर्स लगाई वो क्या है, उसका प्रेशर है। अब दूसरा काम क्या हुआ, जब वो इसकी चीज़ के साथ कोलाइड किया, इस वॉल के साथ कोलाइड किया, तो वो उसने बाउंस बैक हुआ। ये मॉलिक्यूल ऐसे नहीं गया, ये कोलाइड होने के बाद ऐसे नहीं मूव किया, वाई एक्सिस या जेड एक्सिस में नहीं गया। हम अभी सिर्फ जेड एक्सिस और वाई एक्सिस को छोड़कर एक्स एक्सिस को पढ़ रहे हैं। तो ये मॉलिक्यूल जब ये इस तरह से टकराया तो ये इस तरह या किसी भी तरह नहीं गया, बल्कि ये वापस टर्न हो गया। और इसका मास तो वही रहा, मास तो चेंज नहीं हुआ, उतना ही वजन है उस गैस मॉलिक्यूल का, लेकिन वेलोसिटी क्या हुई, पहले इधर को थी तो vx थी, अब इससे ऑपोजिट डायरेक्शन है तो ये हो गई -vx। तो ये आपके पास इनिशियल था, ये जो था ये फाइनल इस गैस मॉलिक्यूल की मूवमेंट की थी। अब हम ऐसा करते हैं कि हम चेंज ऑफ मोमेंटम फाइंड कर लेते हैं कि इस गैस मॉलिक्यूल का मोमेंटम कितना चेंज हुआ है। तो मोमेंटम डेल्टा पी आपको पता है इक्वल होता है फाइनल वेलोसिटी, फाइनल माइनस मास वेलोसिटी इनिशियल। मास तो इसका चेंज हुआ ही नहीं, तो दोनों साइड पे मास वही रहेगा। अब आपको पता है कि फाइनल में आपके पास वेलोसिटी क्या हुई थी, या आप इसको कहें, आप बेशक इनिशियल को -vx कह दें कि वो पहले गया तो वो -vx था, बाद में vx हो गया, जिसको मर्जी माइनस कह लें आप। चले, हमने फाइनल को कहा था तो हमने कहा फाइनल वेलोसिटी में क्या हुआ थी, उसकी वेलोसिटी हो गई थी -vx, और इनिशियल में क्या थी, vx। अब माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो इसका मोमेंटम बन गया 2mvx। क्या बन गया, 2mvx। मोमेंटम चेंज फाइंड कर लिया इसके अंदर। ये आपने विद रिस्पेक्ट टू टाइम अभी फाइंड नहीं किया, आपने सिर्फ मोमेंटम फाइंड किया। अब हम देखते हैं कोलिजन पर यूनिट टाइम। कोलिजन पर यूनिट टाइम एक गैस का जो मॉलिक्यूल है वो vx स्पीड से मूव करता हुआ 2l की लेंथ उसने कवर की है एक टाइम में। एक टाइम में 2l की लेंथ कैसे कवर की है, एक दफ़ा इधर गया तो एक लेंथ, दूसरी दफ़ा वापस आया तो एक लेंथ, दोनों टोटल की तो 2l, और टोटल वेलोसिटी उसकी क्या थी, vx वेलोसिटी थी। तो उसका कोलिजन पर यूनिट टाइम क्या है, उसका कोलिजन पर यूनिट टाइम है vx/2l। अब ये चीज़ आपकी आ गई कोलिजन पर यूनिट टाइम। और अब आपको पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद टाइम, तीसरी चीज आपके पास क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद टाइम, यानी आपने dp/dt फाइंड करना है।
तो वो क्या होगा कि आपके पास जो कोलिजन पर यूनिट टाइम है और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी चेंज इन मोमेंटम अभी आपने ऊपर निकाला, वो आया था आपके पास 2 mvx, और आपके पास कोलिजन पर यूनिट टाइम अभी आपने निकाली वो आई vx/2l। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास निकल आएगा mvx²/l। अब आप अगर इस चीज़ पर गौर करें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल होता है आपके पास अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ फोर्स के इक्वल होता है, तो इसलिए हमने इसको इस तरह से लिख लिया अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ। अब आपके पास सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग ये चीज़ किसके बराबर आ गई, फोर्स के बराबर आ गई। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम की किसके बराबर है, फोर्स के बराबर है। अब आपके पास ये जब फोर्स के बराबर आ गई तो आपके पास अब पांचवी चीज़ क्या है कि आपने देखा प्रेशर क्या होता है, फोर्स ओवर एरिया। क्योंकि आप सिर्फ एक्स डायरेक्शन में भी स्टडी कर रहे हैं तो आप यहाँ लिखें एफ एक्स, फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस। तो आपके पास फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस वैसे की वैसे, और एरिया कितना कवर हो रहा था, एक दफ़ा इधर को एल और एक दफ़ा इधर को एल, तो ये बन रहा था 2l। ये चीज़ हो गई आपके पास। अब आप देखें एफ एक्स की वैल्यू को पहले फाइंड कर लेते हैं। एफ एक्स की वैल्यू को जब आपने फाइंड किया तो एफ एक्स का क्या मतलब है कि जितने भी मॉलिक्यूल एक्स डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं उनका हम लोग क्या लिखें, मोमेंटम चेंज लिख लें। जब वो हम लिखेंगे तो ये बनेगा एफ एक्स फॉर फर्स्ट मॉलिक्यूल जो एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, एम एक्स 1, ऊपर स्क्वायर है ना 1 लगा दें, और एल प्लस एम वी एक्स दूसरा मॉलिक्यूल, अप टू सो ऑन एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मूव कर रहे हैं एक्स डायरेक्शन में। ये आपके पास आ गई एफ एक्स की वैल्यू। अब क्या करें आप एफ एक्स की वैल्यू को, ये एफ एक्स की जो आपके पास वैल्यू आई है इसको आप पुट कर दें इसके अंदर। ये 2l नहीं सॉरी, ये बनेगा l²। एरिया की बात हो रही है ना, तो एरिया का मतलब है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, इस तरह से। तो आपके पास ये बनेगा l²। ये आ गया आपके पास। अब आप क्या करें कि एफ एक्स की वैल्यू को इसके अंदर लगा दें। प्रेशर इज इक्वल्स टू एफ एक्स की जो सारी की वैल्यू है वो आप लगाएं, mvx1 का स्क्वायर प्लस mvx2 का स्क्वायर अप टू सो ऑन mvxn का स्क्वायर, और इनके नीचे आपके पास आपके l l और l, और बाहर इसके क्या आएगा p, नीचे क्या था l स्क्वायर। इस पूरे के नीचे आपके पास क्या आ गया l स्क्वायर, या आप इसको लिख लें 1/l स्क्वायर। x1 स्क्वायर 2 स्क्वायर उसको अलहदा कर लें। आप ऐसा करें, मैथ्स को निकाल लें, मैथ्स सबका सेम है और एल भी सबका सेम है, और बाकी टर्म जो है 1/l² जो आपकी ऑलरेडी नीचे टर्म थी वो आप लिखें, और उसके बाद आप बाकी टर्म वैसे की वैसे लिख दें, vx1 का स्क्वायर प्लस vx2 का स्क्वायर अप टू सो ऑन vxn का स्क्वायर। ये चीज़ हो गई। अब आप क्या करें, ये आपके पास निकल आई। अब अगर आप n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की फाइंड करें, आप किसके लिए पहले फाइंड कर रहे थे, आप 1 मॉलिक्यूल के लिए अब तक फाइंड कर रहे थे ना, मैंने बताया था कि हम एक मॉलिक्यूल को डिस्कस कर रहे हैं। अब हम देख लेते हैं n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर x एक्सिस में मूव कर रहे हैं तो उनके लिए हम क्या करेंगे, फिर हम लोग उन n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मास भी क्या होगा n, तो n मास ओवर l, हम ऐसे करते हैं इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा l³। अब आपके पास ये जो सारी वेलोसिटी है vx1 का स्क्वायर प्लस vx2 का स्क्वायर अप टू सो ऑन vxn का स्क्वायर, इसको भी आप क्या करें n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पे डिवाइड कर दें। ये बेसिकली जो टर्म आपके पास आई, ये आई एवरेज मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये जो एवरेज मीन स्क्वायर वेलोसिटी का मतलब है कि जितने भी मॉलिक्यूल्स आपके पास n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो x एक्सिस के अलोंग मूव कर रहे थे उनकी वेलोसिटी को हमने क्या किया है, ऐड करके उनकी एक वेलोसिटी निकाल ली है, जिसको हमने क्या कहा एवरेज वेलोसिटी। तो हम ऐसे करते हैं, इसकी निकाल लेते हैं एवरेज वेलोसिटी। ये है n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मास ओवर l³, और इस सारे का सारे को क्या कहेंगे हम vx²। vx² का बार का मतलब क्या है कि ये सारे का सारा एवरेज ले लिया, कोई एक वैल्यू ले लिया, आप इसको एवरेज ना लिखे, आप बार लगा दिया, एवरेज हो गया। अब ये चीज़ आपके पास आ गई। अब अगर आपको पता है L3 का मतलब भी क्या होता है, वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम बेसिकली क्या होता है, मीटर क्यूब होता है। तो मीटर क्यूब का क्या मतलब है, लेंथ का क्या यूनिट है, मीटर है, तो मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू वॉल्यूम। तो आप इसको वॉल्यूम में लिख सकते हैं। तो प्रेशर इज इक्वल्स टू NM बाय वॉल्यूम, और आपके पास एवरेज मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब ये थी आपके पास ओनली एक्स डायरेक्शन में, वन डायरेक्शन में। आपने अब तक क्या बात की थी, वन डायरेक्शन की। अब अगर आप फाइंड करना चाह रहे हैं 3D यानी कि वाई जेड एक्सिस में भी डिस्कस करना चाह रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको वॉल्यूम तीनों साइड्स पे लेना पड़ेगा। तीनों साइड्स पे वॉल्यूम लेना पड़ेगा। इसका मतलब है कि वॉल्यूम अलोंग एक्स एक्सिस, वॉल्यूम अलोंग वाई एक्सिस एंड वॉल्यूम अलोंग
जेड एक्सिस, और इसी तरह आपके पास एवरेज वी एक्स स्क्वायर जो अब आप लिखेंगे वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही नहीं बल्कि वाई और जेड एक्सिस के अलॉन्ग भी होगा, तो आप इसकी जगह फिर सी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 3D में जब आप इसको डिस्कस करेंगे तो ये बनेगा प्रेशर, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मैस, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 3D का मतलब है तीनों डायरेक्शन का वॉल्यूम। और आपके पास ये जो टर्म एक्स एक्सिस में थी, जब आप इसको पूरा लिखेंगे वाई के लिए भी और जेड के लिए भी, एक्स प्लस वाई जेड, तो ये आप इसकी जगह लिख सकते हैं सी का स्क्वायर। आप इसका क्या मतलब है, मीन वेलोसिटी अलोंग ऑल डायरेक्शंस एक्स वाई एंड जेड। अब अगर आप गौर करें तो आपके पास जो पहला फार्मूला बुक पर दिया हुआ है एन एम सी बार का स्क्वायर ओवर 3v, क्या वो यही फार्मूला है? तो ये है पहले फार्मूले की डेरिवेशन। अब हम देखते हैं कि इसी फार्मूले की थोड़ी सी मोल्डिंग करके हम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं। ना है सबसे पहले तो आपके पास जो वैल्यू आप वो लिखें, p इज इक्वल्स टू, आपको पता है आपके पास वैल्यू आई है एन एम बाई 3v और मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एवरेज मीन स्क्वायर वेलोसिटी सी बार, ये आई है आपके पास। अब आपको एक बात पता है कि जो आपके पास नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, आपने ये फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, किसी भी चीज़ के नंबर ऑफ एटम्स आप निकालना चाह रहे हैं तो उसके एवोगैड्रो नंबर को मल्टीप्लाई कर दे नंबर ऑफ मॉल्स के साथ। एवोगैड्रो नंबर को मल्टीप्लाई कर दे नंबर ऑफ मॉल्स के साथ, तो नंबर ऑफ एटम्स बेसिकली क्या है, एन, तो आप एन की जगह क्या लगाएं, इसको लगा दें। ये बन जाएगा आपके पास एन ए एन एम सी बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3v, ये आ गया आपके पास। अब उन्होंने क्या किया है, यहाँ पर उन्होंने आपके मैस और एवोगैड्रो नंबर को इक्वल कर दिया मोलर मैस के। अब ये कैसे इक्वल किया, ये चीज़ आपको नेट पे नहीं मिलेगी, ये मैं आपको बता दूं ये इन्होंने कैसे इक्वल किया है। आपको पता है कि आपके पास नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मैस ओवर मोलर मैस, ये आपके पास क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, या आप इसको एन लिख लें, ठीक है, मैस ओवर मोलर मैस। और आपको पता है जब आप उसको एवोगैड्रो नंबर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, अभी आपने ऊपर देखा तो वो क्या निकलते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, क्या निकलते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब चूंकि आपने मोलर मैस के इक्वल किया, यानी आपने मैस और एवोगैड्रो नंबर को मोलर मैस के इक्वल किया है, तो आप अगर गौर करें मैस और एवोगैड्रो नंबर को इधर ही रहने दें, मोलर मैस को आप ले जाएं इधर, और एन जब इधर मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे आके क्या हो गया, डिवाइड। अब ये जो पूरी टर्म है ये बेसिकली ये एवोगैड्रो नंबर और एम के इक्वल ही है, मैस एम और एवोगैड्रो नंबर ये। अब आप पूछेंगे ये एन क्या है, तो ये हम एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स की ही बात कर रहे हैं, तो हमारे पास ये जो मैस है ये एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स का है, एवोगैड्रो नंबर एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात हो रही है। तो ये बेसिकली ये टर्म है जो इक्वल कर दी उसने मोलर मैस के, तो ये बेसिकली इन दोनों का मतलब यही है। तो ये इक्वल हो गए हमारे पास, P इज इक्वल्स टू मोलर मैस N 3v, और आपके पास यहाँ पे एवरेज मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब आप क्या करें, आप इसको कर ले रीअरेंज, पास आ गया MC स्क्वायर, और ये साथ में आपके पास 1/3 भी आया, ये 1/3 भी था ना, तो 1/3 भी आ गया है। अब ये आपके पास एक वैल्यू निकल आई, अब आपने इसको फर्दर यूज़ करना है और आपने रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेनी है। अब आपके पास क्या निकला, आपके पास निकला PV इज इक्वल्स टू 1/3 NM C बार का स्क्वायर, और आपको पता है जनरल गैस इक्वेशन होती है PV इज इक्वल्स टू nRT। अब दोनों की एक एक साइड इक्वल है तो आप दूसरी साइड को इक्वल कर सकते हैं, 1/3 NM C बार का स्क्वायर इज इक्वल्स टू nRT, n से कट गया। आपके पास जो बाकी चीज़ें हैं आपको बेसिकली ये C बार का स्क्वायर एक साइड पे रखना है, इससे हमने रूट मीन स्क्वायर निकालना है, RT उधर ही रहेगा, 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई और मोलर मैस M। अब ये स्क्वायर है तो आप दोनों साइड पे क्या करें, अंडर रूट लें, ये बन जाएगा CRMS, इस चीज़ को कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इक्वल्स टू 3RT/m। होपफुली सबको समझ आई होगी। मैं एक बात बता दूं कि ये डेरिवेशन आपको कहीं से किसी भी वेबसाइट से भी प्रॉपरली नहीं मिलेगी, तो जो भी डेरिवेशन इसको करना चाहता है उसके लिए ये बेस्ट लेक्चर है। अगर कोई क्वेश्चन है किसी का फर्दर, किसी को कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।